Hello, am I audible? Am I audible to everyone? हेलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आएंगे सब धीरे धीरे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे। मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखे थे और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के मैट्रिक्सेस। तो आज भी कुछ बेसिक देखेंगे और उसके बाद फिर जो बचे हुए टाइप्स है उसमें से 4 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे डिस्कस करिए। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, हार्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो उसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, बट उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स दिया है, सपोज ए आई जे, और इसका मैट्रिक्स है सपोज m क्रॉस n ऑर्डर। तो एक बी मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, बी आई जे, जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n क्रॉस m, और इसके जितने भी एंट्री है बी आई जे को कैसे डिफाइन करते हैं, ए आई जे फॉर एवरी जे। ये नोटेशन है किसका, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ए का ट्रांसपोज है या फिर ए डैश। मतलब क्या होगा इसका, कि इसकी जो भी एंट्री है, इसका हर एक बी आई जे एंट्री वो क्या होगा, ए जे आई के इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4। तो जो बी ए ट्रांसपोज होगा, इसका बी वन वन किसके इक्वल होगा, इसके ए वन वन। इसको रिवर्स करेंगे तो मतलब सेम एंट्री आएगा, तो डायगोनल पे सेम होंगे, बट इसका जो बी वन टू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए टू वन के इक्वल हो जाएगा। अब ए टू वन क्या है, 3, तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही बी टू वन किसके इक्वल होगा, ए वन टू के। तो ये बाय डेफिनेशन हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी ए ट्रांसपोज को डिफाइन करना है तो रो को कॉलम में लिखो, जितने भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। तो ये डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट। तो कहीं पे भी अगर ये डेफिनेशन लिखा है, इसका मतलब ये किसका डेफिनेशन हो गया, ट्रांसपोज का डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज के लेके, जिसको अपने को आगे यूज करना है जब लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपने को ट्रांसपोज का यूज करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्केलर में देखते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, या फिर किसी दो मैट्रिक्स पे मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, या फिर ए बी के प्रोडक्ट पे ट्रांसपोज लूंगा, या फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आंसर क्या आ जाता है कि ए ट्रांसपोज ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वालिटी पे ओपन होती है, जबकि ए बी ट्रांसपोज ये हमेशा इसमें रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है कि जब भी ए बी का ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता। ये कब होगा, सपोज ए बी ट्रांसपोज, अगर सपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। और बाकी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे
तो ये फिर से क्या आ जाता है ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो अपने को यूज करना है जब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो स्केलर बाहर आ जाता है और सिंपल ए पे ट्रांसपोज ले लेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है या फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करो, दोनों का आंसर सेम होता है। मतलब मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज या ऐड करके ट्रांसपोज लेंगे, दोनों सेम होगा। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, ऐसा तभी होगा जब मैट्रिक्स क्या होगा, कम्यूटेटिव। ये हमेशा रिवर्स लॉ में यूज होता है। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, फिर से सेम मैट्रिक्स आ जाती है। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डिफाइन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके पहले अगर कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज इसमें सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि अब जितना भी एग्जांपल लेंगे ना वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ले लेंगे, ठीक है। जो भी एग्जांपल रहेगा वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो अगर मैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं तो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। डायगोनल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, एन। तो अगर ये डायगोनल क्या कर रहा है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सपोज ये ए और बी, तो ए और बी को ऐड करने पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, एन स्क्वायर में से एन को माइनस कर देंगे। बट ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके पास कितने एलिमेंट है, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ऐसे ही डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये सब का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग डायमेंशन वगैरह फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास कितने चॉइसेस होती है डायगोनल के ऊपर, कितने चॉइसेस होंगे डायगोनल के नीचे, तो ये सब हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो डायगोनल के ऊपर जो डिस्टिंक्ट एंट्रीज होंगी वो कितने हो जाते हैं अपने पास, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। और डायगोनल के नीचे भी कितने होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। और डायगोनल पे कितने होते हैं, एन। अगर ये सबको मैं ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब एन स्क्वायर माइनस एन आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होकर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाता है। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू एलिमेंट्स होते हैं, और डायगोनल के नीचे कितने होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू एलिमेंट्स। अगर डायगोनल को लेके ऐड करेंगे, सपोज मैं डायगोनल को ले लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस टू एन बाई टू। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल और प्लस डायगोनल के ऊपर वाला एंट्री। ऐसा सिमिलरली डायगोनल और डायगोनल के नीचे ये सब एलिमेंट कितने हो जाते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। और ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। तो अब हम लोग दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। उसके पहले जो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन देखे थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि अगर एक मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स के हर एक रो का सम, सपोज ए है, बी एक मैट्रिक्स के हर एक रो का, मतलब इसके हर एक रो का सम बी है, तो जो ए बी मैट्रिक्स आएगा इसके हर एक रो का सम कितना हो जाता है, ए इंटू बी। और जो रिजल्ट हम लोग रो के लिए देखे थे, एज इट इज सेम रिजल्ट किसके लिए हो जाएगा, कॉलम के लिए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर बताओ। सपोज एक मैट्रिक्स है 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लिखते हैं। सपोज 2/3 माइनस 1/3 2/3। उसके बाद फिर 1 माइनस 1 1 1/6 2/6 3/6। ठीक है, तो देन फाइंड करो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अरे नंबर ऑफ सम ऑफ
ऑल एंट्रीज इन ए रेस टू 21, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए आई जे वेयर जे इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3। कितने एंट्री रहेंगे इसका आंसर बताओ कि ए रेस टू 21 के अंदर जो सम ऑफ ऑल एंट्रीज होंगे इन ए रेस टू 21, या फिर इसको नया नोटेशन दे दो बी आई जे, कितने आएंगे आंसर? कैसे? तो पहले क्या चेक करेंगे, देखो इसके हर एक कॉलम का सम कितना आ रहा है। इसको अगर देखेंगे तो 4/3 माइनस ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो अगर इसके हर एक कॉलम का सम 1 है तो इसका मतलब जो a रेस टू 21 आएगा इसके हर एक कॉलम का सम कितना होगा? 1:21, या फिर हर एक रो का सम, कॉलम का सम कितना हो जाएगा? 1:21। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो फर्स्ट कॉलम का सम 1, सेकेंड कॉलम का सम 1, थर्ड कॉलम का सम 1, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है सबको ये? हेलो? सपोज एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और समेशन ऑफ वेर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 4। सपोज ये 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका सम सपोज 2 है। एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बी आई जे 4x4 फॉर ऑल जे समेशन ऑफ बी आई जे, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 4, और ये सपोज 3 फॉर ऑल जे। देन sum of all the entries in बताओ इसका आंसर। क्या आएगा? टू का स्क्वायर और इंटू इंटू 2 इंटू 3, क्यों? 4 इंटू 4 या सिर्फ 4? ये तो सिर्फ एक मैट्रिक्स आएगा ना, मैट्रिक्स जो भी रहेगा उसके पास नंबर ऑफ, अरे टोटल एन कितना रहेगा उसमें? 4 ही रहेगा ना। टोटल नंबर ऑफ कॉलम भी 4 रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ रो भी 4 रहेंगे, तो आंसर कितना होगा? इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसके हर एक रो का सम कितना है? 2। मैं इसमें कॉलम फिक्स कर रहा हूँ और रो को चेंज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है किसी रो की बात कर रहे हैं, अरे किसी कॉलम की बात कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी, इसका भी एंट्री कितना आ रहा है? 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक मैट्रिक्स है जिसके हर एक कॉलम का एंट्री सम कितना आ रहा है? 2 और 3। तो अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बी के हर एक कॉलम का सम कितना है? 3, तो यहाँ पे 3, ए प्लस बी का 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 का पावर लेंगे क्यूब, ए का ऑलरेडी 2 गिवन है तो 2 का स्क्वायर। ये तो एक कॉलम का आ जाएगा ना, बट ऐसे टोटल कितने कॉलम आएंगे? अब ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो इससे मैट्रिक्स जनरेट होगा ना वो भी कितने ऑर्डर का आएगा? 4x4। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे? 4, तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको? एक 2 3 3 इंटू 2 लेंगे तो
बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर? ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और पूछ रहा है कि द सम ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए बी एंड बी ए। सबका आंसर आना चाहिए। सब एक काम करो, चैट बॉक्स में सब अपना अपना आंसर बताओ। प्रतीक, शुभम, माधुरी, मोनाली, आशुतोष, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। सबका आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में कि एपी और बीए के हर एक एंट्री का सम क्या होगा। किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो आंसर बताओ इसका। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? सबका आंसर आना चाहिए। प्रतीक, आशुतोष, मोनाली, माधुरी। कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आंसर दो। सिंपल क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में देखो कुछ मिल रहा है अपने को। अगर कॉलम का सम इक्वल है तो भी ठीक है, रो का सम है तो भी ठीक है, और फिर इसके बाद जस्ट फॉर्मूला यूज करो। ए ऑप्शन प्रतीक, ए ऑप्शन। बाकी और किसी का? अरे सिंपल क्वेश्चन, इतना कितना टाइम लग रहा है? हाँ, चलो ध्यान दो। ए मैट्रिक्स के हर एक कॉलम का सम कितना आ रहा है? 4। इसके हर एक कॉलम का सम कितना आ रहा है? 2। तो ए बी मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर क्या आएगा? देखो कॉलम सेम है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो सम ऑफ ऑल एंट्री बोला है, इसका मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बाकी ए बी का कितना आता है? ए बी के हर एक कॉलम का सम कितना होगा? 4 2 जा 8। ये सेकेंड का आ गया। बाकी ये तो बी ए में भी सेम रहेगा, सिर्फ बी ए का ऑर्डर चेक करना है। तो बी ए का ऑर्डर कितना होगा? 3x2 और 2x3। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3x3, मतलब एन क्या आ गया? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और ये आ जाएगा 16। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर है सबको ये? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए और ए ट्रांसपोज इक्वल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर ए मैट्रिक्स ए आई जे है
तो उसका जो ए ट्रांसपोज है वो भी क्या आना चाहिए, ए आई जे, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। या फिर सिंपल है कि कोई भी ए आई जे मैट्रिक्स है तो चाहे मैं उसका आई जे निकालू या जे आई निकालू, वो दोनों सेम आना चाहिए फॉर एवरी जे। तो ये इसका डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। या तो ये लिखो डेफिनेशन, या तो ये लिखो कि ए किसके इक्वल आना चाहिए, इसके ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आइगन वैल्यू में बहुत रोल होता है। इसके बाद जब हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ते हैं तो उसमें पहले इनर प्रोडक्ट स्पेस में जब क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके उसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और बहुत सारे रिजल्ट आती है वहां पे, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे भी हो जाता है। इसके बाद जब आइगन वैल्यू वगैरह पढ़ते हैं तो भी इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने आइगन वैल्यू होते हैं वो सब रियल होते हैं। ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स। तो इसके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले तो क्या चेक करना है, बाय यूजिंग डेफिनेशन, क्या सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं। ठीक है, अगर ए और बी, लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके पहले तो कैसा डायरेक्ट आ रहा था, अब यहाँ पे अपने को इन जनरल प्रूफ करना पड़ेगा कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आ जाएगा। देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। बट अभी हम लोग रिजल्ट देख क्या है ट्रांसपोज का, कि ये इक्वालिटी में ओपन होता है, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, बी। तो देयरफॉर ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो उनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। अब सेकंड चेक करते हैं स्केलर का, कि ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और के कोई भी स्केलर बिलोंग कर रहा है, के इज अ, या फिर के किसी फील्ड को बिलोंग कर रहा है, देन मुझे प्रूव करना है कि के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, के ए के इक्वल होना चाहिए। तो अब ट्रांसपोज का रूल क्या था कि ये के इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, बट ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए, तो ये क्या आ जाएगा, के ए। तो देयरफॉर के ए इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे क्या पता चला अपने को कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्लियर है सबको कि अगर कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो मैं अगर एक वेक्टर सब स्पेस लेता हूं या कोई सबसेट लेता हूं किसी वेक्टर स्पेस का, और जिसमें सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक सब स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये अपने पास एक रिजल्ट आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थर्ड चेक करते हैं प्रोडक्ट, कि क्या ये इसके इक्वल होता है या नहीं। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मतलब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। देन ए बी का ट्रांसपोज किस में इक्वल होता है, ये रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। अब अगर सपोज ये ए बी के इक्वल हो गया, तब हम लोग बोलेंगे कि जो ए बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। सॉरी, ये क्लियर है सबको कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, बट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नीड नॉट बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नीड नॉट बी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है कब, जब मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रहे हैं ए एंड बी तो उनका प्रोडक्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकते। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए माइनस बी ए इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है सबको प्रोडक्ट वाला रिजल्ट।
हेलो। हाँ, अब ये हो गया अपने पास प्रोडक्ट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं इसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए क्या कोई फॉर्मूला है, ट्रेस के लिए क्या कोई फॉर्मूला है। तो ट्रेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, डिटर्मिनेंट के लिए भी कुछ नहीं है इसमें। तो डिटर्मिनेंट ट्रेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट उसके पहले हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। और हाँ, ये आगे हम लोग डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या पता चल रहा है अपने को कि जो डायगोनल है ना, इस पे कोई चॉइस, मतलब डायगोनल को हम लोग चाहे जो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे ना, वही एलिमेंट डायगोनल के नीचे सेलेक्ट करना है। मतलब अगर मुझे इसमें डिफरेंट एलिमेंट, मैक्सिमम डिफरेंट एलिमेंट में कितने बना सकता हूं, अगर मुझे ये बोला जाए कि मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो n स्क्वायर माइनस एन बाई टू और एक ये, तो ये कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट नंबर होते हैं किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकते हैं बट इसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये डायमेंशन में काफी यूजफुल होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के। हम्म, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के इक्वल, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर अगर एक मैट्रिक्स अपने को ए आई जे गिवन है, तो जब भी मैं ए आई जे लूंगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए जे आई के इक्वल आना चाहिए। तो ये अपना डेफिनेशन हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब ध्यान दो, इसमें जब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं तो ये इसका मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट लिखना है ए आई जे, जस्ट उसी में क्या लगा देना है, माइनस जे आई लगाना है। ठीक है, मैं एक क्या काम करता हूँ, एक 2 एलिमेंट यहाँ लिख रहा हूँ, एक 3 एलिमेंट यहाँ लिखूंगा। तो जब भी जो भी एलिमेंट ये लिखूंगा ना, उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा। फिर मैं एक काम करता हूँ, 6 यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसी का साइन चेंज करके -6 यहाँ पे लिख दूंगा। फिर मैं 2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये कौन सा एंट्री है, ए टू टू। तो अब अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा तो फिर से क्या आएगा, ए टू टू। मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ एंट्री, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -a। बट किसी एक वैल्यू को हम लोग 2 साइन नहीं दे सकते। ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या होंगे, 0 आ जाएंगे। अब इसको प्रूव करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट पे क्या होगा। वैसे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि डायगोनल पे मैं 2 साइन आपस में मतलब चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कि जो साइन मुझे ए आई आई का देना है और फिर से उसको चेंज करने पे उसका साइन चेंज करना है। अब एक ही वैल्यू को 2 साइन तो दे नहीं सकते जब तक कि वो क्या हो, खुद 0 ना हो। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, डेफिनेशन क्या है अपने पास कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो अपने को किस पे चेक करना है, डायगोनल पे। तो i इज इक्वल टू जे ले लेते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, ए आई आई माइनस ए आई आई। तो यहाँ से इसको ये साइड लेके आएंगे, तो 2ai इज इक्वल टू 0। तो ए आई इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डायगोनल के जो एलिमेंट आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में, वो कितने आते हैं, सब के सब एंट्री क्या हो जाएंगे, 0। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहला काम तो डायगोनल पे 0 लिखो। इसके बाद जो भी यहाँ पे लिख रहे हो जस्ट उसी का साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दो। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं, अब यहाँ पे देखो डिस्टिंक्ट में ये साइन को भूल जाओ, मतलब आगे हम लोग लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करेंगे। अभी के लिए जस्ट ये समझो कि उनका मैग्नीट्यूड करना, मतलब उसका जब मॉड्यूलस लेंगे तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। तो ऐसे कितने होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू।
यहाँ पे जस्ट माइनस आ रहा है ना, तो मॉडुलस ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n/2। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने ले सकता हूँ मैं, यही ले सकता हूँ, बाकी ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम लोग वेक्टर स्पेस में। तो यानी कि जो डिस्टिंक्ट पॉसिबल लीनियरली इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट होंगे ना, वो n स्क्वायर माइनस n/2 होते हैं। तो ये सब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, तो ये सब यूज होने वाला है वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब एक एक करके प्रूव करते हैं इसके सम के बारे में, कि अगर ए और बी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लूंगा, और इसको इसको किसके इक्वल बताना है, माइनस ए प्लस बी के इक्वल बताना है। तो ये आ जाएगा अपना ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस बी के इक्वल है। माइनस ए कॉमन ले लूंगा तो ए प्लस आई बी, मतलब ए अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उनका सम भी क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। ऐसे स्केलर लेंगे तो के ए का ट्रांसपोज आ जाएगा अपना के ए ट्रांसपोज के इक्वल, और ए ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस के ए के इक्वल, मतलब के ए का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स के ए के इक्वल आ रहा है। तो मतलब इनका स्केलर भी क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर दोनों का कंबाइन करेंगे तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी कलेक्शन क्या फॉर्म करता है, सब स्पेस फॉर्म करता है। अब कुछ रिजल्ट देखते हैं कि इन जनरल किसी भी मैट्रिक्स से और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बीच में रिलेशन क्या है। यहां तक क्लियर है सबको। प्रोडक्ट ये भी नहीं होगा, जैसे अगर मैं प्रोडक्ट ले रहा हूं तो प्रोडक्ट नहीं होगा ये, क्योंकि ए बी का जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए, तो माइनस माइनस कैंसल बी ए। तो ये कब इक्वल होगा, जब इसकी वैल्यू माइनस ए बी के इक्वल होगा, दैट इज बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये याद रखना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब बी ए किसके इक्वल होगा, माइनस ए बी के इक्वल होगा, या फिर बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है सबको। सम स्केलर एंड प्रोडक्ट, जो भी बोलो एंटी कमिट, या फिर बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी होना चाहिए, या फिर ये रिजल्ट याद रखो कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू 0। कभी कभी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो इसका डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। लेट ए बी है एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले रहा हूं। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर लेते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं, इवन फंक्शन लेते हैं तो उसमें भी यूज करते हैं। तो ऐसे ही जब हम आगे चल के पार्टीशन वगैरह करेंगे ना, तो इसमें इसका बहुत रोल होता है पार्टीशन करने के लिए। किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करूं तो क्या होगा, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इन जनरल मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी डिस्कस करेंगे ना, अगर नहीं भी लिख रहा हूं तो मान के चलो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ए ए ट्रांसपोज। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स को अगर मैं उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करता हूं तो वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है। और ए में कोई कंडीशन नहीं, किसी भी मैट्रिक्स के लिए कोई भी इन जनरल मैट्रिक्स ले लो, ए को जब ए ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैं उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं
फिर भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक तो वो रिजल्ट यूज करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तब क्या होगा अगर मैं ए को और उसके ट्रांसपोज को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब क्या होगा। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस से, एक काम करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये कैसा आ गया, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, ये फॉर्म का आ गया। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। मतलब ये पता चल गया अपने को कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं एक ट्रांसपोज ऐड कर रहा हूँ उसी का ट्रांसपोज, तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जबकि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं माइनस ए ट्रांसपोज ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। क्योंकि ये बी ट्रांसपोज, अगर इसको बी ले लूँ तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी के इक्वल आ रहा है। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक कोई भी मैट्रिक्स ले लो, अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज दूंगा तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सपोज एक मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं इसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हम लोग ने क्या रिजल्ट देखा कि एक कोई भी मैट्रिक्स हो, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी होगा सिमेट्रिक। ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं, दोनों को ऐड करेंगे तो ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसल, ए प्लस ए 2a, 2a/2a, मतलब हर मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। और ये जो लिखने का तरीका है ना, ये कैसा है, यूनिक वे में। तो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ